हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी हिंदी की 5th क्लास की हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीना, उसका चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर का नाम है गंगा की कहानी। इससे पहले हम इस बुक के 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, और भी बुक्स की हमने वीडियो डाली हुई है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 12 गंगा की कहानी। गंगा, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पवित्र नदियों में से एक है। तो आज हम इसकी कहानी पढ़ेंगे कि कहाँ से ये निकलती है, कौन कौन से शहरों से होकर ये जाती है, कहाँ कहाँ पानी इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी नदियों में ये मिलती है, तो वहाँ पे उन नदियों का क्या नाम हो जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में गंगा के बारे में पूरा जानेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। हिमालय की गोद यानी कि गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। ठीक है। नन्ही सी धारा के रूप में मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकलती हूँ जिसे गोमुख कहते हैं। तो आपने अब देखो, इसमें पूरा बताया कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है। उत्तराखंड एक राज्य है, वहाँ से उत्तराखंड में एक जगह है उत्तरकाशी। वहाँ पे एक हिमनद है। हिमनद होते हैं बर्फ का पहाड़। बर्फ का एक पहाड़ है, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं। वहाँ पे एक स्थान है गंगोत्री। तो वहाँ से ये निकलती है, जहाँ से जैसे ये पहाड़ है, और यहाँ से जो निकलती है ना, इस स्थान को कहते हैं गोमुख। ठीक है। गोमुख से थोड़ा नीचे गंगोत्री में मेरा भव्य मंदिर है, जहाँ देश भर से तीर्थ यात्री आते हैं। तो गोमुख एक जगह का नाम है वहाँ पे। तो वहाँ से उतरते ही नीचे क्या है, गंगोत्री है। वहाँ पे गंगा नदी का बहुत बड़ा भव्य विशाल मंदिर है, जहाँ से देश भर से, पूरे देश से बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, जो विश्वास करते हैं पूजा पाठ में, तीर्थ यात्री है, वो वहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं। राजा भगीरथ ने इसी स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए मेरा नाम भागीरथी भी है। तो गंगा का एक नाम हमें पता लगा, कौन सा, भागीरथी। और भागीरथी क्यों है? क्योंकि एक राजा थे जिनका नाम था भगीरथ, वहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी। यहाँ से मैं नीचे ढुलकती चली और मेरा रूप और निखरने लगा। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से उबड़ खाबड़ जगह से होती हुई ये नीचे आने लगी। तो यहाँ से तो छोटी सी निकलती है, धीरे आके यहाँ आते कैसे होने लगी, विशाल होने लगी। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई। तो दिख रहे बीच में कितने पहाड़ हैं, पत्थर हैं। तो इन सारे पत्थरों से वो टकराती हुई, और पानी आपको पता है जैसे ही नीचे जैसे गिरता है ऊंचाई से तो छलकता है, उछलता है ना। तो वही कह रही है कि मैं उछलती कूदती आगे बढ़ती गई। देवप्रयाग में मुझे अलकनंदा आ मिली। देवप्रयाग एक जगह का नाम है, वहां से एक दूसरी जो नदी है अलकनंदा, वो वहां पे आके मिल जाती है गंगा नदी से। ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर आई। जैसे ही ऋषिकेश आता है, बहुत आपने सुना होगा कि बहुत लोग जाते हैं ऋषिकेश, तो वहां पे कहाँ उतर आती है, ये मैदान में दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये लोग हैं, और इस तरीके से बहती हुई आती है। यहाँ मेरे किनारों पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम है। तो जहाँ पे इसका जैसे ही नीचे निकल के आती है ना, यहाँ पे बहती हुई, तो इसके किनारों पे बहुत सारे आश्रम हैं। बहुत से नगर मेरे तट पर बस गए हैं। तट क्या होता है? गंगा नदी जैसे जहाँ बहती है ना, कोई भी नदी जहाँ बहती है उसके साथ में जो जगह होती है जहाँ पे आके बैठते हैं, या थोड़ी बहुत घास होती है, पत्थर होते हैं, तो वो तट होते हैं। तो कह रही कि मेरे जो तट पर बहुत सारे नगर बस गए हैं, कई कारखाने खुल गए हैं, इन सबको मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। देखो ये स्थान है गंगोत्री, जो ये पिक्चर में दिखाया गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारों पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो प्रसिद्ध तीर्थ हैं, तो वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं और उनका नाम क्या है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, और एक है ऋषिकेश और एक है हरिद्वार। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। तो हरिद्वार जो जगह है, आपने सुना होगा, आपके घर में से या घर के आसपास से बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार। तो वहाँ पे हर 12 साल बाद एक मेला लगता है, कुंभ का मेला। ठीक है। हरिद्वार के पास एक नहर निकाली गई है, जिसे गंगा नहर कहते हैं। हरिद्वार में ही एक नहर निकाली है गंगा नदी के पानी से, जैसे ये ऐसे बह रही है, तो थोड़ा सा यहाँ से रास्ता काट के यहाँ पे निकाल लिया पानी, तो इसे क्या कहें, इसे गंगा नहर कहा गया है।
लाखों एकड़ भूमि को सींचती हुई ये नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुंचती है। कौन से प्रदेश से जाती है? उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है कानपुर, ठीक है, बहुत बड़ा शहर है ये, तो वहाँ जनपद तक ये नहर पहुँचती है, ठीक है। मैं भी घूमती घामती कानपुर पहुँच जाती हूँ। कौन सी नदी? गंगा नदी। देखो अब एक और पिक्चर दिखाई गई है, ये है ऋषिकेश की, ठीक है। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। अगर आपसे पूछे कि जो औद्योगिक नगर कौन सा है सबसे प्रसिद्ध, वो है कानपुर। भारत का औद्योगिक नगर है ये। यहाँ पे बहुत सारे उद्योग है, कारखाने हैं। यहाँ कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने हैं। इन कारखानों का पानी मुझसे ही मिलता है। तो इन कारखानों को पानी किससे मिलता है? क्योंकि चमड़े के धोने के लिए, कपड़े में रंगाई करने के लिए, धोने के लिए, लोहे में काम करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो वहाँ कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है, ठीक है। कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज पहुँचती हूँ। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। कौन सी नदी से? यमुना नदी से। कहाँ पर? प्रयागराज में, एक जगह का नाम है। इस संगम पर भी प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। तो जब यमुना नदी, गंगा नदी यमुना नदी से आकर मिलती है, तो जहाँ वो मिलती है ना, वहाँ है प्रयागराज, वो जगह है। जैसे इस पिक्चर में दिखा रखी है आपको प्रयागराज, ठीक है। तो वहाँ पे भी हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। हर जगह से यहाँ लोग आते हैं। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। चलते रहना, बहते रहना ही मेरा काम है। मैं वाराणसी पहुँचती हूँ। आप कहाँ पहुँची? वाराणसी। इस नगर का दूसरा नाम काशी है। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है वाराणसी, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? काशी। वाराणसी से आगे बढ़ने पर मैं कई नदियों को अपनी गोद में लेती हुई बिहार राज्य में पहुंचती हूँ। अब कहाँ पहुंचती है? वाराणसी से होती हुई और कई नदियों को अपने में मिलाकर ये पहुंचती है बिहार राज्य में। यहाँ से पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। भागलपुर आदि नगरों से होती हुई मैं पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हूँ। अब बिहार से कहाँ पहुँची? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मेरी 2 धाराएं हो जाती हैं। अब पश्चिम बंगाल में पहुँचते ही 2 धारा में बढ़ जाती है। एक धारा बांग्लादेश को चली जाती है, वहाँ उसका नाम पद्मा पड़ गया है। तो जो धारा, जैसे दो धारा में बढ़ जाती है, तो एक जो जाती है वो चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में पहुँचते ही गंगा नदी को क्या नाम मिल जाता है? पद्मा नदी, ठीक है। दूसरी धारा कोलकाता यानी कलकत्ता की ओर जाती है, वहाँ मुझे हुगली भी कहते हैं। और जो दूसरी धारा जाती है वो जाती है कलकत्ता की तरफ, और वहाँ इस नदी का नाम पड़ जाता है हुगली, ठीक है। अंत में मैं बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती हूँ, और लास्ट में कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और वहाँ पे समुद्र से मिल जाती है। ये देखो कोलकाता का एक सीन दिखाया हुआ है, और ये ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज का क्या नाम है? ये है हावड़ा ब्रिज, ठीक है। मुझे भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप होता है। मतलब जब वो गंगोत्री से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है, तो बिल्कुल स्वच्छ पानी होता है। चांदी जैसा मतलब है बिल्कुल स्वच्छ पानी होता है, साफ सुथरा पानी। किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुँचते पहुँचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरे जल को दूषित कर देता है। पर जैसे ही वो कहाँ पहुँचती है? काशी पहुँचती है, तो उसके अंदर बहुत गंदा पानी मिल जाता है। जगह जगह से जो नदियाँ आ रही होती है गंदे पानी की, वो उसमें मिल जाती है। तो उसका जो चमकीला रूप होता है ना, तो उसमें प्रदूषित पानी मिलने के कारण कैसा हो जाए? वो मटमैला यानी गंदा हो जाता है। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस और लोगों का ध्यान गया है, मेरे जल को शुद्ध करने के प्रयास आरंभ हो गए हैं। तो ये नदी कहती है कि मुझे इस बात की तो खुशी है कि आप लोगों का जो ध्यान है मेरी तरफ गया है, कि गंगा नदी कितनी गंदी हो गई है, कितनी मैली हो गई है, इसलिए मुझे साफ करने के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार है, जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय रहता है। तो गंगा नदी कह रही है मुझे उस दिन का इंतज़ार है कि उस दिन का इंतज़ार है कि मेरा नदी जैसे मैं अपने घर से निकलती हूँ, घर यानी कि गंगोत्री से निकलती हूँ, तब मेरा जो रंग होता है कितना साफ़ सुथरा होता है, मेरा जल एकदम स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। तो वैसा ही जल मेरा आगे तक भी रहे, तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है। तो ये था आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया।
एक बार इसके जो कठिन शब्द है, जो नए शब्दार्थ है, वो देख लेते हैं। तो इस पाठ का मुख्य संदेश भी एक बार देख लेते हैं। गंगा हमारी पवित्र नदी है जो हमें जीवन देती है। हमें इसे गंदा नहीं करना चाहिए और हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, गंगा से हमें पीने का पानी मिलता है। तो इसके शब्दार्थ है, सबसे पहले है गोमुख, यह है गंगा का उद्गम स्थल जहाँ से गंगा निकलती है। भव्य यानी कि बहुत बड़ा या सुंदर। तीर्थ यात्री यानी धार्मिक यात्रा करने वाला व्यक्ति। तपस्या कठिन साधना या भगवान की आराधना करना। भागीरथी होता है गंगा का नाम या राजा भागीरथी के कारण जो नाम पड़ा था। ढुलकती यानी नीचे की ओर बहती। जनपद यानी किसी राज्य का एक प्रशासनिक क्षेत्र। हिमनद होता है हिमानी या ग्लेशियर, जो बर्फ के पहाड़ होते हैं। निखरना यानी और सुंदर व स्पष्ट होना। चट्टाने बड़े बड़े पत्थर। देव प्रयाग है स्थान जहाँ गंगा और अलकनंदा नदी मिलती हैं। आश्रम साधु संतों का निवास स्थान। कुंभ का मेला जो 12 वर्ष में एक बार लगने वाला बहुत बड़ा धार्मिक मेला है। नहर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई कृत्रिम धारा। औद्योगिक है कारखानों से संबंधित। कारखाने हैं ऐसी जगह जहाँ कोई चीज़ बनाई जाती है या तैयार की जाती है, कोई भी चीज़ बनाई जाती हो। संगम है 2 या 3 नदियों के मिलने का स्थान। तीर्थ है पूजा या स्नान करने का धार्मिक स्थान। चमकीला यानी चमकने वाला। मटमैला यानी मिट्टी के रंग का। धारा यानी नदी का बहाव या बहती हुई जलधारा। खाड़ी होता है समुद्र का वह भाग जो भूमि के अंदर तक फैला हो। पवित्र यानी शुद्ध, धार्मिक रूप से श्रेष्ठ। प्रतीक्षा होता है इंतजार करना। निर्मल होता है साफ व शुद्ध। दूषित होता है गंदा और अशुद्ध। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और इसमें दिखाए गए पानी के स्रोत के नाम बताइए। तो देखो इसमें नीचे चित्र दिए हुए हैं, उनके नाम बताने क्या क्या है। सबसे पहले है ये नदी, ये है झरना। ठीक है, अब ये बर्फ़ के जो पहाड़ दिखा रखे हैं इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे ग्लेशियर और हिंदी में हो जाएगा हिमनद। और ये है कुआं, हैंडपंप, तालाब। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, आपके निवास स्थान के आसपास कौन सी नदी या नदियाँ बहती है। तो आपको पता करना है, अपने घर में जो भी बड़े हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, उनसे पूछ सकते हैं आप कि आप जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ पे कौन सी नदी बहती है। उस नदी का आपको नाम लिखना है, या वो शहर है वो किस नदी के किनारे है। ठीक है। थर्ड प्रश्न है, आपके घर में पानी कहाँ से आता है। तो इसका आंसर देखो थर्ड का, हमारे घर में पानी जल बोर्ड की सप्लाई से आता है, जो नदियों, झीलों या ट्यूबवेल से पानी लेता है। ये पानी फिर हमारे घर में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जैसे आप मोटर चलाते होगे तो पानी आता होगा, है ना। प्रश्न चौथा है, आप नदियों के जल को प्रदूषित यानी कि गंदा होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो हम 3 तरीके से बचा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं। जैसे पहला तरीका हो सकता है, पूजा के बाद जो फूल होते हैं, कपड़े, मूर्तियाँ नदी में नहीं डालनी चाहिए, उन्हें खास जगह पर रखना चाहिए। सेकेंड है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी व कचरा नदियों में नहीं बहाना चाहिए। थर्ड है, लोगों को नदियों की साफ सफाई के लिए जागरूक करके, कि जो भी लोग हैं वो अगर नदी के किनारे नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो उन्हें बताना चाहिए इससे नदी का सारा पानी गंदा हो रहा है। ठीक है, तो लोगों को हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर जल की बूंद का चित्र बनाइए। 1 से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं, तो जो भी आंसर ठीक है उसमें आपको इस तरीके से बूंद बनानी है। प्रश्न का है इसमें, मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। इस वाक्य में मेरा शब्द किसके लिए आया है, ये बताना है। मेरा शब्द किसके लिए आया है, तो कौन कह रहा है, गंगा नदी का हुआ था, है ना। तो गोमुख का हुआ था, बिल्कुल नहीं। पर्वत भी नहीं, गंगा नदी। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। इसके आगे आप इस तरीके से बूंद बना सकते हैं पानी की। नेक्स्ट है ख, लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है। जहाँ किस ओर ध्यान जाने की बात की गई है, अब आपको बताना है यहाँ पे किसकी ओर ध्यान देने की बात की गई है। तो फर्स्ट है गंगा में प्रदूषण की ओर, गंगा के चमकीले रंग की ओर, गंगा जल की पवित्रता की ओर, गंगा की धाराओं की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, गंगा में जो प्रदूषण हो रहा है उसकी ओर। ठीक है। ग है, जल प्रदूषण किन कारणों से होता है।
जल प्रदूषण यानी पानी जो प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है कारखानों नगरों द्वारा नदियों में डाले जाने वाले अपशिष्ट से, बिल्कुल हो सकता है। कारखाने के धुएं से, तो धुएं से पानी नहीं होगा गंदा, है ना। नदी तथा तालाब में स्नान करने से, बिल्कुल अगर आप नदी में स्नान करेंगे, तालाब में स्नान करेंगे, नहाएंगे, सारा पानी गंदा हो जाएगा। तेज आवाज़ में भोंपू बजाने से, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड और फर्स्ट, दोनों के आगे आप पानी की इस तरीके से बूंद लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है घ, यहाँ यमुना में मेरा संगम होता है। इस वाक्य में संगम शब्द का क्या भाव है। एक से अधिक नदियों का आपस में मिलना, विपरीत दिशा की ओर बहना, दो धाराओं में बढ़ जाना, या दो धाराओं का मिलकर बहना। तो इसके आंसर भी फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा। संगम होता है दो नदियों का आकर मिल जाना, तो एक तो ये हो जाएगा एक से अधिक नदियों का आपस में मिलना, एक हो जाएगा फोर्थ वाला दो धाराओं का मिलकर बहना, ठीक है। इसके दो आंसर हो जाएंगे। प्रश्न दूसरा है यहाँ पे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न का आपसे पूछा है गंगा नदी के किनारे बसे कुछ नगरों के नाम लिखिए। तो हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें गंगा नदी के किनारे बहुत सारे नगर बसे हुए थे, तो उनका आपको नाम लिखना है। तो क का आंसर देखो यहाँ पर है, ये रहा, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, कोलकाता आदि नगर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। ये सारे नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। प्रश्न ख है गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों में से गंगा को क्या हानि हुई है। तो गंगा नदी का जो किनारा है वहाँ पे बहुत सारे औद्योगिक नगर भी है। औद्योगिक नगर यानी कि जहाँ पे बहुत सारे कारखाने लगे हुए हैं, तो उन कारखानों से गंगा नदी को क्या नुकसान पहुँचा, आपको ये बताना है। तो ख का आंसर देखो, गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों से गंगा प्रदूषित हो गई है, क्योंकि कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी गंगा नदी में ही डाला जाता है, जिसके कारण से गंगा का चमकीला रंग मटमैला हो गया है, ठीक है। प्रश्न ग है कुंभ का मेला कब कब और कहाँ कहाँ लगता है। चैप्टर में पढ़ा हमने, है ना। तो इसका आंसर देखो ग का, कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उज्जैन और नासिक में भी हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। तो ये जो शहर बताए गए, जगह बताई गई है, यहाँ पे कुंभ का मेला हर 12 साल में एक बार लगता है, ठीक है। घ है गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुँचते पहुँचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। उपयुक्त वाक्य से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। क प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पर चांदी जैसे चमकीले रूप से क्या तात्पर्य है। तो चांदी जैसे चमकीले रूप से यहाँ क्या बताया गया है, तो यहाँ बताया गया है, आंसर देखो फर्स्ट का, प्रस्तुत वाक्य में चांदी जैसे चमकीले रूप से तात्पर्य गंगा के साफ पानी से है। स्वच्छ गंगा का रंग चांदी के समान सफ़ेद और चमकदार होता है जब वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। प्रश्न दूसरा आपसे पूछा है काशी पहुँचते पहुँचते गंगा का चमकीला रंग मटमैला क्यों हो जाता है, क्या कारण है कि उसका जो चमकीला रंग है वो गंदा हो जाता है। तो सेकंड का आंसर देखो, काशी पहुँचते पहुँचते गंगा नदी के रास्ते में अनेक औद्योगिक नगर आते हैं। कारखानों का गंदा पानी गंगा नदी में बहाया जाता है, जिसके कारण इसका चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। तो बहुत सारे कारखाने हैं जिसमें से जो गंदा पानी निकलता है वो सीधा नदियों में या गंगा नदी में डाल दिया जाता है, जिस कारण से उसका जो पानी है वो गंदा हो गया है, ठीक है। प्रश्न तीसरा है पाठ के आधार पर सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। क है गंगा के किनारे कई तीर्थ स्थान हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ख है गंगा का जन्म अरावली की गोद में हुआ है, गलत है। कहाँ पे हुआ था ये, गंगोत्री में, उत्तरकाशी में, है ना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ग है कारखानों का गंदा पानी गंगा के जल को प्रदूषित कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। घ है गंगा का एक नाम भागीरथी है, बिल्कुल ठीक है। डा है पश्चिम बंगाल में गंगा की 3 धाराएं हो जाती हैं, ये बात गलत है। पश्चिम बंगाल में गंगा की 2 धाराएं थी, है ना। अब है मिलान कीजिए, स्तंभ क को स्तंभ ख का आपस में मिलान कीजिए। स्तंभ क में है और स्तंभ ख दोनों को मिलान करना है आपको। देखो सबसे पहले है गंगा का उद्भव, उद्भव यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है बहना,
तो ये है गोमुख से, ठीक है। देवप्रयाग यानी कि देवप्रयाग कहाँ है? अलकनंदा, क्योंकि जो गंगा नदी है अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। औद्योगिक नगर एक है कानपुर। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा नदी। तीर्थ स्थल है एक वाराणसी, ठीक है। ऐसे मैच करना है आपको। नेक्स्ट है भाषा की बात। इस वाक्य को पढ़िए। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में होता शब्द होना क्रिया का एक रूप है। इसके नीचे अंडरलाइन है ना, होता, तो होता क्रिया का एक रूप है। निम्नलिखित वाक्यों में होना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसको आपको पूरा करना है। फर्स्ट है, आप जब भी आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ख है, कुंभ के मेले में लाखों लोग सम्मिलित हुए। ग है, आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। घ है, पहाड़ों का मौसम बहुत बड़ा सुहावना होता है। ड, यह काम कल ही होना था परंतु किसी कारण से नहीं हो पाया। तो ये सब होता, हुए, होंगे, होना, ये सब क्या है? क्रिया के रूप है। अब आपने हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ी होगी, ठीक है, ये वही है। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा। पाठ में हिमालय शब्द हिम और आल्य शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे यहाँ दिया है भोजन, पुस्तक, देव, विद्या, मेघ। यहाँ पे लिखा है आल्य। सबको मिला के आप बनाएंगे। भोजन के पीछे आल्य लगाएंगे, ये हो जाएगा भोजनाल्य। पुस्तक के पीछे आल्य लगाएंगे, ये हो जाएगा पुस्तकाल्य। देव के पीछे आल्य लगेगा, देवाल्य। विद्या जमा में आल्य, विद्याल्य। मेघ जमा में आल्य, मेघाल्य। तो ये शब्द बनेंगे। अब यहाँ पे आपसे बोला है अब अपने बनाए हुए शब्दों का अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए हम क्या लिखेंगे? अब आपको कुछ वाक्य बनाने हैं इन्हीं शब्दों से। अब जरूरी नहीं है जो वाक्य मैंने बनाया आप वही बनाएंगे, आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे पहला वाक्य है लवली देवालय में पूजा करने गई। सेकेंड है हम विद्यालय जा रहे हैं। थर्ड है मेघालय भारत का एक राज्य है। फोर्थ है कल भोजनालय से मैंने समोसा खरीदा था। फिफ्थ है पुस्तकालय में कहानियों की कई पुस्तकें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब तीसरा है नीचे गंगा नदी के दृश्य में कुछ शब्द लिखे गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ये जो शब्द दिए हुए हैं कौन कौन से शब्द हैं? चमकीला, नगर, तीर्थ, तट, हिमालय, पवित्र, निर्मल, गोमुख, औद्योगिक, शांत, प्रसिद्ध और जल। तो इन सभी शब्दों का यूज़ करते हुए आपको एक अनुच्छेद लिखना है। मतलब जो पैराग्राफ लिखेंगे आप उनमें ये शब्द आने चाहिए। जैसे मैंने पैराग्राफ ये लिखा है यहाँ पे, गंगा नदी भारत की एक पवित्र नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय के गोमुख नामक स्थान से होता है। यह नदी उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर बहती है और अनेक तीर्थ स्थानों को जोड़ती है। गंगा का निर्मल और चमकीला जल लोगों को आकर्षित करता है। गंगा तट पर बसे कई प्रसिद्ध नगर जैसे हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ का बहुत वातावरण शांत है। यह नदी कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में भी उपयोगी है क्योंकि इसका जल सिंचाई और उद्योगों में काम आता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि भारतवासियों की श्रद्धा की और आस्था का प्रतीक है। इसके जल को लोग अमृत के समान मानते हैं। गंगा का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। तो इस तरीके से आप इसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 4। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे कर में लेखनी है। पहले वाक्य में कर शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में हुआ है, जैसे ये वाला। दूसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ हाथ है, तो यहाँ पे जो कर लगा है ना सेकंड वाले वाक्य में, इसमें कर का मतलब होता है हाथ। मेरे हाथ में लेखनी है। कर का एक अन्य अर्थ टैक्स भी होता है। इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग वाक्यों में प्रयोग के कारण एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक और अन्य स्रोतों से ऐसे शब्दों की एक सूची तैयार कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि जैसे कर शब्द का यूज़ ना कई बार हुआ है, कर है ना,
तो जो कर है देखने में तो एक जैसा ही, लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, हर बार अलग अलग है। सबसे पहले कर का मतलब है कोई काम को करना। इस कर में मतलब है कर का मतलब है हाथ। ठीक है। एक कर का मतलब टैक्स भी होता है, जैसे यहाँ बताया गया है, टैक्स भी होता है। तो एक ही शब्द है लेकिन उसकी मीनिंग, उसके अर्थ बहुत अलग अलग है। ऐसे कई शब्द होते हैं, आपको ऐसे अपने बुक में से वो शब्द ढूंढने हैं, उनको लिखना है, उनके मीनिंग बताने हैं, फिर उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है। तो ये काम आप खुद करेंगे। एक दो जो एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा देती हूँ कैसे कर सकते हैं। ये देखो, एक है उत्तर। तो उत्तर का मतलब होता है एक दिशा भी होती है, जैसे उत्तर दिशा होती है, जवाब भी होता है, हल भी होता है, जैसे आंसर हमें कहते हैं। मधु का मतलब शहद होता है और बसंत ऋतु भी होता है। पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, पत्ता भी होता है, कागज भी होता है। पद यानी कि पैर होते हैं, चरण होते हैं और उपाधि भी होती है। बाल, बालक के लिए भी कहते हैं। केश, ये जो हमारे बाल होते हैं वो भी होते हैं, या बाला किसी का नाम भी हो सकता है। आराम यानी कि बाग को भी कहते हैं, विश्राम को भी कहते हैं, कोई रोग को दूर करना भी होता है। फल का मतलब लाभ होता है, मेवा होती है और नतीजा भी होता है। मत यानी कि राय भी होती है, वोट भी होता है, संप्रदाय भी होता है। स्नेह का मतलब प्रेम, तेल और चिकनाहट भी होती है। कनक का मतलब होता है सोना, धतूरा और गेहूँ। तो ये वर्ड तो एक ही है लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग है। अब आपको इनको वाक्य में प्रयोग करना है, या आप खुद कर लेंगे, कोई सा भी वर्ड उठा के आप उसका वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समझ और अनुभव। यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे हुए हैं। प्रश्न पहला है, गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थलों के जुड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसे गंगा नदी है, उसके साथ जिन जिन नगरों से वो बहती है वहाँ पे साइड में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। तो क्यों वहाँ पे तीर्थ स्थल बनाए गए, इनका क्या कारण हो सकता है, आपको ये बताना है। तो इन तीनों के आंसर देखते हैं हम एक बार। का आंसर है, गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। गंगा नदी राजा भगीरथ की तपस्या के कारण धरती पर आई थी, अतः गंगा की पवित्रता के कारण ही अनेक तीर्थ स्थल उससे जुड़ सकते हैं। तो जुड़े होंगे इसीलिए क्योंकि वो एक पवित्र नदी है। प्रश्न दूसरा है, यदि नदियाँ दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती रहेंगी तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए अगर सारी नदियाँ हैं जो दिन पर दिन प्रदूषित होती रहे, पानी उनका गंदा ही होता जाए तो क्या होगा। सेकंड का आंसर देखो, यदि नदियाँ दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती रहेंगी तो इससे हमारे स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक संतुलन पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। नदियों में रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही खेती पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पानी गंदा हो जाएगा। प्रदूषित जल पीने या उससे नहाने से अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे हैजा, अतिसार, टाइफाइड आदि हो सकते हैं। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, पाठ में कानपुर को एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कहा गया है। यहाँ औद्योगिक नगर से क्या आशय है। तो औद्योगिक नगर क्यों कहा गया है कानपुर को, इसका आंसर आपको बताना है। थर्ड का आंसर देखो, औद्योगिक नगर वह स्थान होता है जब बहुत सारे कारखाने और उद्योग होते हैं। यहाँ पर लोग काम करने के लिए दूर दूर से आते हैं। इन नगरों में मशीनें, कपड़े, गाड़ियाँ, बिजली का सामान और बहुत सारी चीज़ें तैयार या बनाई जाती हैं। भारत में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, जमशेदपुर आदि नगर औद्योगिक नगर माने जाते हैं। यहाँ पर बड़े कारखाने लगे हैं। इन नगरों में रोजगार के लिए बहुत से लोग आते हैं। इन औद्योगिक नगरों में धुआं, गंदा पानी, शोर, प्रदूषण की समस्याएं भी होती हैं क्योंकि बहुत सारे कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जनरल बात है, जब बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, बहुत सारे कारखाने होंगे, मशीनें होंगी, तो धुआं निकलेगा, गंदा पानी भी निकलेगा। तो ये औद्योगिक नगर तो होते हैं लेकिन इनके साथ ही बहुत सारी गंदगी भी यहाँ पे होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका टॉपिक है कलाकारी। नीचे जल संरक्षण विषय पर एक चित्र दिया गया है। आप भी दिए गए स्थान पर कोई चित्र बनाकर जल संरक्षण का एक उपाय सुझाइए। तो यहाँ पे आपको देखा, जल संरक्षण क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। जल संरक्षण का मतलब होता है पानी को बचाना, जल की रक्षा करना, जल को बचाना। तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है एक अम्ब्रेला, उसको उल्टा करके यहाँ पे बारिश के पानी को इकट्ठा करना बताया गया है, तो एक चित्र के रूप में दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चित्र बनाना है, कुछ उपाय भी सुझाने हैं। जैसे मैंने चित्र नहीं बनाया है, जल संरक्षण के बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सेव वाटर करके। ठीक है, बहुत सारे आपको पोस्टर मिल जाएंगे, आप कोई सा भी इजी पोस्टर जो आपको लगे वो यहाँ पे बना सकते हैं। कुछ हम लिख भी सकते हैं क्या क्या उपाय हो सकते हैं जल को बचाने के। फर्स्ट है, उपयोग के बाद नल को बंद कर देना चाहिए। अगर आपका पानी का काम खत्म हो गया तो जो टैब आपने खोली है
उसको बंद कर देना। सेकेंड है जल का अनावश्यक उपयोग ना करना, जहाँ पे पानी की ज़रूरत है वहीं पे यूज़ करना। ये नहीं आप ब्रश कर रहे हैं और टैप जो है खुली हुई है, तो जब तक आप ब्रश कर रहे हैं तब तक आप उस पानी को बंद कर सकते हैं, जब यूज़ हो आपको यूज़ करना हो तभी आप खोलें। थर्ड है वर्षा जल संचयन, वर्षा का जो पानी होता है उसको इकट्ठा किया जा सकता है ना, उस पानी को सीधा हम भूमि के नीचे इकट्ठा कर सकते हैं ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ सके। फोर्थ है जल प्रदूषण को करने में मदद करना, कम करने में आएगा, यहाँ पे कम लिख लेना, जल प्रदूषण को कम करने में मदद करना, कि कैसे हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं हमें वो देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गंगा से बातचीत। गंगा अपने चमकीले रंग को मटमैला होते देखकर बहुत दुखी है। यदि आपको कभी गंगा नदी से बात करने का अवसर मिले तो आपकी क्या बातचीत होगी। तो आपको वो बताना है कि आप हैं, आप कोई भी बातचीत यहाँ लिख सकते हैं कि आप हैं, आप गंगा नदी से बात कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे, गंगा नदी क्या बोलेगी, आपको ये बातचीत यहाँ लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये बच्चे हैं, ये बोलेंगे नमस्ते गंगा मैया, आप इतनी उदास क्यों हैं। फिर गंगा मैया बोलेगी बेटा क्या तुमने नहीं देखा, मेरा चमकीला और निर्मल जल अब मटमैला होता जा रहा है। अब बच्चे बोलेंगे इस पे, हाँ गंगा मैया आपने सही कहा, लोग अब आपको गंदा कर रहे हैं, प्लास्टिक कचरा और गंदा पानी बहाकर। तो गंगा कहती है हाँ सही कह रहे हो। फिर इस पे गंगा मैया कहती है, बच्चे कहते हैं पहले गंगा मैया मैंने पढ़ा है कि आपके जल को दूषित करने से हम बीमार हो सकते हैं, क्या ये सच है। गंगा कहती है हाँ बिल्कुल सच है, मानव का जीवन जल के बिना संभव नहीं है। फिर इस पे और गंगा मैया क्या कहती हैं, तुम सब इस विषय पे सोच क्यों नहीं रहे हो। कहते हैं कि मेरा पानी गंदा हो रहा है तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तो इस पे बच्चे कहते हैं या मैं कहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बातचीत लिखनी है। गंगा मैया हमने सोचा है रविवार यानी संडे को सभी मित्र मिलकर आपके तट को साफ करेंगे। इस पे गंगा कहती है क्या तुम सच में ऐसा करोगे। फिर कहते हैं बच्चे हाँ मैया हम लोग कचरा नहीं डालेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे और साफ सफाई अभियान चलाएंगे। फिर इस पे गंगा मैया कहती है तो फिर मुझे उम्मीद है अगर बच्चे जागरूक होंगे तो बड़े भी सुधरेंगे। धन्यवाद बेटा। इस पे मैं कहूँगा या मैं कहूँगी धन्यवाद आपको गंगा मैया, हम मिलकर आपको फिर से निर्मल और पवित्र बनाएंगे। तो आप कोई भी बातचीत लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत से। फर्स्ट है यहाँ पे विद्यालय के पुस्तकालय, अभिभावकों और अन्य स्रोत से गंगा की सहायक नदियों के बारे में पता लगाइए। तो हमने चैप्टर में पढ़ा गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता लगाना है कि वो कौन कौन सी नदियाँ हैं। साथ ही ये भी पता कीजिए कि उनका उद्गम स्थान कौन सा है। उद्गम यानी कि वो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कौन सी जगह से निकलती हैं, और उनके किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध नगर स्थित हैं, और उनके तटों के किनारे कौन कौन से नगर स्थित हैं और प्रसिद्ध हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताना है। आपको लाइब्रेरी में जाना है, ये काम करना है। कुछ है जो इनके एक बार देख लेते हैं आंसर कैसे आपको करना है, आप खुद भी ये जानकारी ले सकते हैं। देखो इसका उत्तर, गंगा नदी की कई प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसके जल ग्रहण क्षेत्र में आती हैं। इन नदियों का उद्गम स्थान और किनारे स्थित प्रमुख नगर निम्नलिखित है। यहाँ लिखी है मैंने सहायक नदियाँ, यहाँ है उनका उद्गम स्थान कि वो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, और कौन कौन से जो स्थल हैं उसके किनारे बसे हुए कौन कौन से नगर हैं ये यहाँ लिखी है। सबसे पहले है यमुना नदी, ये निकलती है यमुनोत्री या उत्तराखंड से। इसके किनारे जो नगर बसे हैं वो है दिल्ली, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे कहते हैं, मथुरा और आगरा। सेकंड है रामगंगा, ये उत्तराखंड से निकलती है। इसके किनारे जो शहर बसे हैं वो है मुरादाबाद और बिजनौर। फिर है गोमती, उत्तराखंड से निकलती है। लखनऊ और सुल्तानपुर प्रसिद्ध नगर है वहाँ पे। घाघरा नदी नेपाल से निकलती है। अयोध्या और बलरामपुर इसके प्रसिद्ध नगर हैं। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। सुपौल और सहरसा जो है प्रसिद्ध स्थल है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। मुजफ्फरपुर और बेतिया यहाँ के प्रमुख नगर है। उसके बाद है सोन नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है। पटना इसका प्रमुख नगर है। तोंस नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। वाराणसी यहाँ का प्रसिद्ध नगर है। वर्णा नदी वाराणसी के पास से ही निकलती है। वाराणसी इसका प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, प्रश्न है दूसरा,
नदियों को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पता कीजिए। इसके लिए आप पुस्तकालय, शिक्षकों, अभिभावकों व अन्य स्रोतों की सहायता ले सकते हैं। तो आपने देखा नदियों को साफ करने के लिए भी सरकार भी बहुत सारे अभियान चला रही है, योजनाएं बना रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। तो क्या कर रही है सरकार, कौन कौन से जो है स्रोत बनाए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें, योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, उनके बारे में बताना है। तो ये जानकारी आप अपने अभिभावकों से ले सकते हैं, शिक्षकों से पूछ सकते हैं, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि भारत सरकार ने नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें प्रमुख योजना है नमामि गंगे प्रोग्राम NMCG। इसका लक्ष्य है गंगा और उसकी सहायक नदियों की साफ सफाई करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना, जैव विविधता संरक्षण करना और नदी पारिस्थितिक तंत्र का पुनः निर्माण करना। इसकी शुरुआत हुई थी जून 2014 में। इसका बजट यहाँ पे रखा गया था 20,000 से 22,500 करोड़ रुपए 2014 से 2026 तक का। इसका प्रमुख कार्य क्या था? इसके प्रमुख कार्य थे सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना करना, उन्नयन करना, नदी के किनारे विकास करना, नदी की सतह की सफाई करना, जैव विविधता संरक्षण करना, वन रोपण और जल संरक्षण को करना, औद्योगिक अपशिष्टों की निगरानी करना कि सारे कारखानों का जो गंदा पानी है डायरेक्ट नदी में न डाला जाए, गंगा ग्राम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाना। तो ये थे इसके। और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कुछ योजनाओं के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। सबसे पहले यमुना एक्शन प्लान चलाया गया था सरकार द्वारा, जल शक्ति अभियान चलाया गया है, गंगा एक्शन प्लान चलाया गया है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चलाई गई है और एक यमृत योजना भी चलाई गई है सरकार द्वारा, जो जल को है संरक्षित करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर और चलाई गई है आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। एक टॉपिक दिया हुआ है आपको गगनयान। गगनयान के बारे में पढ़ते हैं। कक्षा में अध्यापिका का प्रवेश और सभी विद्यार्थियों द्वारा अभिवादन एक नाटक के रूप में दिया गया है कि अध्यापिका है और बच्चे हैं, कि अध्यापिका क्या कहती है, बच्चे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ वार्तालाप दी हुई है जिसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सभी विद्यार्थी कहते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। जैसे आपकी क्लास में आपकी क्लास टीचर आती होंगी तो आप गुड मॉर्निंग विश करते होंगे, वैसे ही है। अध्यापिका कहती है सुप्रभात बच्चों, कक्षा 3 में हमने चंद्रयान को जाना और कक्षा 4 में आदित्य L1 को के साथ सूर्य से भी भेंट कर आए। आशा है कि ये दोनों यात्राएं आप लोगों को आनंदमय लगी होंगी, अध्यापिका कहते हुए मुस्कुराती है। तो हमने कक्षा 3 में 4 में दोनों में पढ़ा था, है ना। शर्मिला कहती है जी अध्यापिका जी, मैंने तो कल्पना में अपना अंतरिक्ष विमान भी सोच लिया है, कि मैंने तो अपने कल्पना में यानी अपने विचार में, अपने सोच में पहले ही सोच लिया कि मैं कौन से विमान में, अंतरिक्ष विमान में बैठूंगी। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सच, हमें भी दिखाओ। कक्षा में बातचीत होने लग जाती है। अध्यापिका कहती है क्या बात है, अपना टैब चालू करते हुए कहती है आज भी हम एक अनोखे यान के बारे में जानने वाले हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम किस यान के बारे में जानेंगे? तो साधना कहती है अध्यापिका जी, क्या हम तारायान के बारे में जानेंगे? तो राकेश कहता है शायद बादलयान के बारे में। दीक्षा कहती है मेरा मन तो कहता है कि आप शनियान के बारे में बात करने वाली हैं। सानिया कहती है और मेरा अनुमान है कि मंगलयान की बात होने वाली है। मनोहर कहता है अध्यापिका जी, मुझे लग रहा है कि हम शुक्रयान की बात करेंगे। अशरफ कहता है मुझे लगता है कि आज आप आकाशयान के बारे में बताएंगी। मैं गर्मियों में जब रात को घर की छत पर सोने के लिए लेटता हूँ तो देर तक आकाश को देखता रहता हूँ। गांव में तो बहुत से तारे भी दिखाई देते हैं। अध्यापिका कहती है बहुत सुंदर बात कही अशरफ। रत्ना कहती है उत्साह से अध्यापिका जी, मैं भी बादल को देखती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं उन पर चढ़कर पूरे आकाश की यात्रा कराऊं। अध्यापिका कहती है लगता है आप सब बच्चे सभी ग्रहों की यात्रा करना चाहते हैं, पर आज हम जिस यान की बात करने वाले हैं उसका नाम है गगनयान। अशरफ का अनुमान लगभग सही था। तो बताइए तैयार है आप जानने के लिए? विद्यार्थी उत्साह के साथ कहते हैं, बड़े खुश होते हैं ऊर्जा से। जी हाँ, जैसे आपसे कोई टीचर कहती है ना आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आप जानना चाहते हैं, तो आप भी कहते होंगे ना यस मैम या हाँ। अब डोलमा कहती है अध्यापिका जी, मेरा मन तो करता है कि मैं कई प्रकार के यानों के बारे में जानूं। और सतविंदर कहता है अध्यापिका जी, और मेरा मन तो यह करता है कि यह सब यानों में बैठकर दूर दूर तक घूम आए।
कुछ बच्चे हंसने लगते हैं। अध्यापिका हंसते हुए कहती है, अच्छा यह बात है, हो सकता है आप में से भी कोई वैज्ञानिक बने और किसी यान में बैठकर जाए। संदीप कहता है, अध्यापिका जी मैंने गगनयान के बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना है। सभी विद्यार्थी कहते हैं, हमने भी गगनयान के बारे में कभी नहीं सुना। अध्यापिका कहती है, बच्चों हमारे देश के वैज्ञानिक इस यान के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। आशा है कि यह मिशन शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। साधना कहती है, अध्यापिका जी ये गगनयान क्या करेगा? विजय कहता है, अध्यापिका जी गगनयान हमें आकाश में घुमाएगा क्या? अध्यापिका कहती है, नहीं बच्चों, गगनयान हमें संपूर्ण अंतरिक्ष की यात्रा कराएगा। इसका उद्देश्य मनुष्य को यह अंतरिक्ष में भेजना है। पीटर कहता है, अध्यापिका जी मनुष्य तो पहले भी अंतरिक्ष में जा चुका है और जा रहा है, मेरी माताजी ने मुझे बताया था। अध्यापिका कहती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, किंतु गगनयान मिशन भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। इसमें 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। सानिया कहती है, अच्छा ये भारत का पहला यान होगा जो मनुष्य को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा? अध्यापिका, बिल्कुल सही। यदि भारत ने सफलतापूर्वक गगनयान तैयार कर लिया तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप सब भी खुले आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर पाएंगे। मुस्कुराती है और यह सुनकर बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। अशरफ कहता है, अध्यापिका जी गगनयान में सबसे पहले कौन अंतरिक्ष में जाएगा? अध्यापिका कहती है, गगनयान मिशन 3 चरणों में विभाजित होगा। पहले 2 चरण मानव रहित होंगे तथा तीसरे चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ठीक है। साधना कहती है, तो क्या पहले चरण में खाली यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? क्योंकि बोला ना पहले 2 चरण में मानव रहित, मानव नहीं होगा उसमें। अध्यापिका कहती है, नहीं, पहले चरण में व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब मनोहर कहता है, ये व्योम मित्र कौन है अध्यापिका जी? तो अध्यापिका बताती है, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो की फुल फॉर्म है, ने व्योम मित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है जिसे गगनयान मिशन के अंतर्गत पहले चरण में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बच्चे ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में सुनकर चकित हो जाते हैं। मतलब जो गगनयान बनाया जाएगा, जो पहला गगनयान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, उसमें एक रोबोट भेजा जाएगा, किसी मनुष्य को नहीं भेजा जाएगा पहले। ठीक है। अब दीक्षा कहती है, अध्यापिका जी व्योम मित्र रोबोट अंतरिक्ष में जाकर क्या करेगा? अध्यापिका कहती है, व्योम मित्र अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी एकत्रित करेगा, सुरक्षा की जांच करेगा और अंतरिक्ष यान प्रणाली पर नजर रखेगा ताकि जब अंतरिक्ष यात्री वहां जाए तो उन्हें अधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। पीटर कहता है, अध्यापिका जी अंतरिक्ष में तीसरे चरण में कितने यात्री जाएंगे? मतलब तीसरे चरण में कौन कौन जाएगा? अध्यापिका कहती है, गगनयान मिशन के तीसरे चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना है। उन्हें अंतरिक्ष में भेजने से पहले अंतरिक्ष में रहने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण यानी कि उन्हें सिखाया जा रहा है कि अंतरिक्ष में उन्हें कैसे रहना है। राकेश कहता है, आश्चर्य से, इस प्रशिक्षण में उन्हें क्या क्या सिखाया जाएगा? वहाँ तो चलने के लिए भूमि भी नहीं होगी, खाने के लिए घर का भोजन भी नहीं होगा, वे लोग वहाँ कैसे रहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अध्यापिका कहती है हंसती हुई, इस प्रशिक्षण में 3 यात्रियों को अंतरिक्ष के वातावरण में रहने के कौशल सिखाए जाएंगे। दीक्षा कहती है, अध्यापिका जी गगनयान कब अंतरिक्ष में जाएगा? अध्यापिका कहती है, इसके लिए हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। अगले वर्ष जब आप नई कक्षा में जाने की तैयारी कर रहे होंगे तब गगनयान भी अपनी कक्षा में संभवतः स्थापित हो चुका होगा। तो यानी गगनयान तब जा चुका होगा। अब देखो इसे भी जानिए। AI आपने पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, AI के बारे में बहुत सारी चीज़ें आजकल नेट पे बताई जाई है। फ़ोटो बना दिए जाते हैं AI से, बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, फ़ोटो एडिट कर दिए जाते हैं। तो AI का बहुत उपयोग हो रहा है। तो आजकल आप लोगों ने AI का बहुत नाम सुना होगा। इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में इसे कृत्रिम मेधा भी कहा जा सकता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर अथवा मशीनों में मानवीय सूझबूझ की प्रणालियों को डाला जाता है। इस तकनीक के कारण कोई मशीन किसी मनुष्य की तरह सोच समझ सकती है। वह आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों अथवा जिज्ञासाओं के उत्तर भी दे सकती है। इतना ही नहीं, वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ किसी रचनाकार की तरह कविता या कहानी भी रच सकती है। यह है ना अद्भुत।
आप भी पुस्तकालय, शिक्षक, अभिभावकों एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से इसके उपयोग और सीमाओं के बारे में पता कीजिए। तो आप भी जानिए एआई क्या होती है। बहुत सारी बातें एआई के बारे में, जब आप इसे यूज़ करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब है आपकी अभिव्यक्ति। नीचे आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इस पर आधारित कोई अनुच्छेद, कहानी अथवा कविता अपने शब्दों में लिखिए। इस चित्र को देखना है। यहाँ पे चाहे आप कहानी लिख सकते हैं, चित्र को देख के कोई कविता लिख सकते हैं, कोई अनुच्छेद लिख सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं। एक कहानी अनुच्छेद मैं आपको बताती हूँ, चाहे आप वो लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। जैसे अनुच्छेद हम ये लिख सकते हैं, यह दृश्य प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को दर्शाता है। चारों ओर हरे बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी चोटियां मानो आसमान से बातें कर रही हैं। इन विशाल पहाड़ों के बीच एक नदी बल खाती हुई आगे बढ़ रही है। नदी का जल अत्यंत निर्मल और चमकीला है, जिसमें आसपास के वृक्षों और आकाश को सुंदर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। नदी के किनारों पर लगे घने वृक्ष वातावरण को और भी शांत और मनमोहक बना रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ये स्थान दुनिया के शोरगुल से बहुत दूर है। ये मन को शांति और आंखों को शीतलता प्रदान करने वाला एक ऐसा दृश्य है जो हमें सुंदर पर्यावरण को हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तो आप ये अनुच्छेद लिख सकते हैं। कोई कविता अगर आपको लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं, हरियाली ओढ़े सब अड़े हैं, बादल इनको छूकर जाते, सूरज की किरणें मुस्काते। पर्वत की गोदी से निकलती छोटी सी नदी है चंचली, पत्थर से टकराती जाती, मीठी मीठी धुन गाती, भल खाती इठलाती चलती, आगे बढ़ती ना ही रुकती। निर्मल इसका जल है प्यारा, भर देती है जग को सारा। नाव चली है लेकर दो जन, शांत नदी और शांत है मन। यह प्रकृति का दृश्य सुहाना हमें सिखाता है खुशी मनाना या खुशी कमाना। तो आप ये पोयम भी लिख सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, आप चाहे अनुच्छेद लिखिए या पोयम लिखिए। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 पे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।